हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सब? आई होप आप सब अच्छे होंगे। आपके गवर्नमेंट बजट का वन शॉट ऑलरेडी मैंने बना दिया है, अपलोड कर दिया है। जो बच्चे नए हों वो जरूर जाकर देख लें। आज की वीडियो में हम लोग वन शॉट बनाने वाले हैं बैलेंस ऑफ पेमेंट को। बैलेंस ऑफ पेमेंट एक कॉम्प्लेक्स टॉपिक है, सबसे ज्यादा डिमांडिंग होता है हमारे ऑफलाइन इंस्टीट्यूट के अंदर भी, जिसका नाम यूनिक क्लासेस है। मैं उम्मीद करूंगा कि आपको आज पूरे वन शॉट में एक ही साथ पूरा चैप्टर क्लियर कर दूं और आपको कोई दिक्कत आपके एग्जाम के अंदर ना। तो चलो अपन दोनों लेट्स बिगिन। बैलेंस ऑफ पेमेंट को समझने से पहले बैलेंस ऑफ ट्रेड को समझो। बैलेंस ऑफ ट्रेड का सीधा मतलब यह है कि आपने जो भी विजिबल आइटम्स हैं, जो आपके गुड्स होते हैं, उसको आप एक्सपोर्ट करते हो दूसरे देश से, दूसरे देश को, और इंपोर्ट करते हो दूसरे देश से। एक्सपोर्ट एंड इंपोर्ट ऑफ विजिबल आइटम्स मतलब गुड्स, केवल गुड्स में डील करता है बैलेंस ऑफ ट्रेड। बैलेंस ऑफ ट्रेड में तीन टाइप्स है, पहला, दूसरा और तीसरा। पहला टाइप सरप्लस बीओटी का, सरप्लस बीओटी। सेकंड इज डेफिसिट, एंड थर्ड वन जो हम सबको चाहिएगा इज इक्विलिब्रियम। अब मेरी बात सुनो। सरप्लस बीओटी का मतलब होता है जहां पर आप एक्सपोर्ट ज्यादा करते हो और इंपोर्ट कम करते हो। डेफिसिट बीओटी का मतलब होता है जहां पर आप इंपोर्ट ज्यादा करते हो और एक्सपोर्ट कम करते हो। और इक्विलिब्रियम की अगर बात करो तो जहां आप एक्सपोर्ट बराबर इंपोर्ट, जितना आपने बेचा उतना ही आपने खरीदा। सो ये बात क्लियर हो गई। एक नंबर के एमसीक्यू क्वेश्चन में बनने वाला है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। इसके बाद चलते हैं इसके बड़े ब्रदर के ऊपर, जिसका चैप्टर का टाइटल है बैलेंस ऑफ पेमेंट। बैलेंस ऑफ पेमेंट क्या चीज है, एक एक करके समझो। सबसे पहला, बैलेंस ऑफ पेमेंट एक स्टेटमेंट है। और ये जो कीवर्ड मैं आपको लिखवा रहा हूं ये बहुत इंपॉर्टेंट है एग्जाम से पहले, क्योंकि एग्जाम में यही कीवर्ड आपको याद रहेंगे तो मेरे भाई एक नंबर का काम करके आओगे बिना किसी डाउट के। बैलेंस ऑफ पेमेंट क्या है? स्टेटमेंट है। क्या स्टेटमेंट है? ये एक रिकॉर्ड करता है। किनको रिकॉर्ड करता है? रिकॉर्ड करता है सर आपके सभी इकोनॉमिक ट्रांजैक्शंस को। और इकोनॉमिक ट्रांजैक्शंस कौन से वाले? जो दो लोगों के बीच में हो, जैसे भारत के नागरिक, इसको हम लोग कह सकते हैं रेसिडेंट्स, और साथ ही साथ होता है ROW, इसका मतलब रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड। जैसे सपोज करो कि मैं अमेरिका के किसी व्यक्ति के साथ कोई भी डील कर रहा हूं, कोई भी लेना देना इकोनॉमिक ट्रांजैक्शन मेरी हो रही है, तो उसमें जब मैं एक्सपोर्ट भी करूंगा इंपोर्ट भी करूंगा, तो हम दोनों देशों के बीच में जो भी इकोनॉमिक ट्रांजैक्शन होगी बैलेंस ऑफ पेमेंट उसको रिकॉर्ड करेगा। क्लियर हो गया? बैलेंस ऑफ पेमेंट जो बच्चे कॉमर्स के वो समझते हैं कि क्लास 11 में आपने बैलेंस शीट पढ़ी थी, उस बैलेंस शीट के अंदर भी हम दो चीजों को ही बैलेंस करते हैं, एसेट्स एंड लाइबिलिटीज। करेक्ट है? वैसे यहां भी इकोनॉमिक ट्रांजैक्शंस को पेमेंट के संदर्भ में जाकर हम लोग बैलेंस करते हैं। आई होप क्लियर है। जैसे वहां पर दो साइड होती है डेबिट और क्रेडिट, बैलेंस ऑफ पेमेंट में भी होती है दो साइड है डेबिट और क्रेडिट। आई होप क्लियर है। डिफरेंस ये है कि यहां क्रेडिट को प्लस बोला जाता है और डेबिट को माइनस बोला जाता है। हो गया? अब आपके मन में प्रश्न होगा कि जो भी इकोनॉमिक ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड होती है बैलेंस ऑफ पेमेंट के अंदर, वो कितने और किस नेचर की होती है? दो नेचर की होती है। ये भी तुमने अकाउंट्स में पढ़ा हुआ है। पहला अगर आपको याद हो तो एक होता है करंट अकाउंट। क्या होता है? करंट अकाउंट। और सेकंड वाला होता है जी कैपिटल अकाउंट। बहुत बढ़िया। अब एक बात समझना, करंट अकाउंट और कैपिटल अकाउंट में, इसमें तो तीन ट्रांजैक्शंस को रिकॉर्ड किया जाता है। कितने ट्रांजैक्शन है सर? तीन ट्रांजैक्शन। कैपिटल में केवल एक ही लिया जाता है। इसको करें तो सबसे पहले आपने लिखना है विजिबल, यहां क्या लिखना है? इनविजिबल। और यह जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है थोड़ी मदद के तौर पे, इसका नाम है यूनिलेटरल। देखो, विजिबल आइटम्स का मतलब होता है सीधा सीधा गुड्स। आप जब गुड्स में डील करते हो, एक्सपोर्ट करते हो, इंपोर्ट करते हो, वो सारे के सारे ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड किए जाते हैं करंट अकाउंट के अंदर। इनविजिबल का सीधा मतलब होता है सर्विसेज का। अगर मैं थोड़ा सा आपको एग्जांपल दे दूं, क्या दे दूं, सुनो। सर्विसेज में ट्रांसपोर्ट की सर्विसेज होती हैं, इंश्योरेंस की सर्विसेज होती हैं, शिपिंग की सर्विसेज होती हैं, बैंकिंग की सर्विसेज होती है, जो एक देश दूसरे देश के साथ करता ही है। जैसे अभी हम लोग अभी देखें तो कुछ दिन पहले जो है वो राष्ट्रपति पुतिन आए थे। राष्ट्रपति पुतिन जब यहां पर आए तो उन्होंने जो भी हमारे साथ एग्रीमेंट्स किया उसमें सबसे इंपॉर्टेंट क्या रखा? न्यूक्लियर के लिए एनर्जी को हम लोग बेचना खरीदने का काम करेंगे। इसका मतलब एनर्जी मतलब अब दिख रही है क्या? नहीं दिख रही है, तो वो सर्विसेज में आएगा। बैंकिंग के तौर पे हमने बहुत सारे एमओयू साइन किए, मेमोरेंडम ऑफ
अंडरटेकिंग्स, ये आप जरूर इनको ध्यान रखा करो, क्योंकि ये कीवर्ड्स है और आपके एग्जाम में बहुत इंपॉर्टेंट है। और यूनिलेटरल, एक तरफा मोहब्बत होती है, एक तरफा प्यार होता है। एक तरफे प्यार में एक्सपेक्टेशन तो नहीं रखी जाती है कि नहीं, अपनी साइड से अपन करते हैं, दूसरे साइड से अपन एक्सपेक्टेशन नहीं रखते। वैसे ही अगर यूनिलेटरल की बात करें तो यूनिलेटरल के अंदर आप जो भी चीज देते हो उसको हम डोनेशन कहते हैं। अगर दूसरे देश में कोई दिक्कत आ जाए तो क्या आप डोनेशन नहीं दोगे? भाई भारत तो बहुत अच्छा देश है, वसुधैव कुटुंबकम में बिलीव करते हैं हम डोनेशन देंगे। हम लोग उन्हें ग्रांट्स भी देते हैं। जैसे आपको याद होगा अभी कुछ समय पहले बच्चों लोग, अभी टर्की में भूकंप आया था तो हमने ऑपरेशन दोस्त चलाया था। भारत ने मदद के लिए ऑपरेशन दोस्त चलाया और उसमें हमने बहुत मदद की। तो क्या बदले में टर्की से हम कुछ एक्सपेक्टेशन रख रहे हैं? नहीं, बट ठीक है, मदद है, करनी चाहिए जिसकी भी जरूरत पड़े। तो डोनेशन ग्रांट्स जब भी हम देते हैं वो यूनिलेटरल है, एक तरफा। करेक्ट। इनविजिबल और विजिबल, इन दो तीनों आइटमों से रिलेटेड जो भी ट्रांजेक्शन होगी वो सारी ट्रांजेक्शन कहां रिकॉर्ड करनी है? कहां पे? बोलो बोलो। करेंट अकाउंट में। ओके, क्लियर है? अब दूसरी बात और समझो कि अगर इसमें एक्सपोर्ट होगा, इसमें एक्सपोर्ट होगा तो कहां रिकॉर्ड करोगे? क्रेडिट। ओके। इंपोर्ट होगा तो कहां रिकॉर्ड करोगे? डेबिट। और यही तीनों में जब आपके देश से पैसा जाए, जब आउटफ्लो हो तो क्या करने का? डेबिट। और जब पैसा आए तो क्या करना है? क्रेडिट। क्लियर? क्रेडिट को क्या कहते हैं? प्लस, और डेबिट को क्या करते हैं? माइनस। ओके, रिपोर्ट है, ये क्लियर हो गया। अगला करते हैं कैपिटल अकाउंट। जिस भी इकोनॉमिक ट्रांजैक्शन के कारण हमारे देश के नागरिक, आप और मैं, या हमारे देश की गवर्नमेंट, यूनियन गवर्नमेंट, अगर इनका कोई भी एसेट और लाइबिलिटी चेंज हो रहा होगा, अगर इंक्रीज या डिक्रीज हो रहा होगा, ऐसे हर ट्रांजैक्शन के लिए हम कैपिटल अकाउंट बनाएंगे और वहां रिकॉर्ड करेंगे। आई बात समझ में? जैसे मान लो मशीनरी हमने खरीदी बेची, या इसमें हम लोग तीन कंपोनेंट अगर मैं समझाऊं आपको तो मेरी बात समझना। पहला होता है सर इन्वेस्टमेंट। कौन सी होती है? इन्वेस्टमेंट। और कौन सी इन्वेस्टमेंट? बोलो बोलो बोलो। बीओपी पढ़ रहे हो तो कौन सी इन्वेस्टमेंट? बेसिक ना, डोमेस्टिक ना, कौन? फॉरेन इन्वेस्टमेंट। और सेकंड नंबर पे आते हैं आपके बोरोविंग्स। भाई ये भी तो पैसे ही हैं जो आप दूसरे देशों से उठाते हो, दूसरे इंस्टीट्यूट से उठाते हो। और यहां पे होता है एक्सचेंज। ये बहुत इंपॉर्टेंट है मेरे बच्चों। एक्सचेंज इन फॉरेन रिजर्व। अब इसको ध्यान से समझाता हूं मैं आपको, देखिए ध्यान से। इन्वेस्टमेंट दो टाइप के होते हैं। पहला होता है फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट, दूसरा होता है पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट। फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट को कुछ तरह समझो कि अगर मान लीजिए हमारे देश के टाटा ने अमेरिका में जाकर कोई फर्म को खरीद लिया, तो परचेज करने पे कंट्रोल किसका होगा? टाटा साहब का होगा। तो अगर फुल कंट्रोल है इन्वेस्टमेंट करने के बाद दूसरे देश में, उसे हम कहते हैं फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट। और दूसरे वाला कौन सा होता है? वो है पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट। मतलब वही टाटा किसी अमेरिका में जाए और अमेरिका के किसी भी कंपनी के कोई भी कितने भी शेयर्स खरीद ले, तो क्या फुल कंट्रोल रहेगा? आप बताओ, नहीं रहेगा। तो जब फुल कंट्रोल ही नहीं है तो वहां पर उस केस में आपको फुल कंट्रोल ना मिलने के कारण जो भी ट्रांजैक्शन वहां हो रही होगी वो सारी की सारी क्या कही जाएगी? पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट। सेकंड नंबर पे आता है बोरोविंग्स। आप दूसरे देश से भी पैसा लेते हो, इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड से पैसा लेते हो, वर्ल्ड बैंक से पैसे लिए जाते हैं। तो जब भी आपको जरूरत पड़ती है आप डेट दूसरे देशों से लेते हो, कर्ज लेते हो। करेक्ट। थर्ड नंबर पे आता है फॉरेन रिजर्व। अगर आपका कोई भी फॉरेन एक्सचेंज में आप पैसा देते हो सेंट्रल बैंक को, हमारा आरबीआई है, और आरबीआई को पैसा देते हो, आरबीआई से पैसा लेते हो, जब आप दोगे और लोगे इस तरीके की कोई भी जिसमें इंटरनेशनल करेंसी इन्वॉल्व हो रही होगी, उसे कहा जाता है एक्सचेंज इन फॉरेन रिजर्व्स। तीनों में एक बात सेम जो हमने यहां भी पढ़ी थी कि अगर आपके पास इन्वेस्टमेंट आए तो क्या करना? क्रेडिट। और इन्वेस्टमेंट यहां से जाए तो क्या करना? डेबिट। दूसरे देश हमारे यहां पर करें तो क्या करना? क्रेडिट। और हम अगर दूसरे देश में जाकर करें तो क्या करना है? डेबिट। आई होप इट इज फाइन। कोई दिक्कत हो? दिक्कत हो तो कमेंट सेक्शन में किसी भी पॉइंट को जूम करके बता देना, भैया इस टाइम पे ये दिक्कत है, वो मैं आपको सॉल्व कर दूंगा। कोई दिक्कत नहीं आएगी, कमेंट सेक्शन में खुद ही। ये बातें पढ़ने के बाद अब आपका कुछ नहीं बचता, सिर्फ एक चीज बचती है, उसका नाम, जैसे हमने बीओटी के अंदर टाइप्स पढ़े थे ना बच्चा लोग, वैसे ही बैलेंस ऑफ पेमेंट में। यार मेरे दोस्त, बैलेंस ऑफ पेमेंट में भी तीन होते हैं। तीन होते हैं। पहले कौन सा वाला? सरप्लस बीओपी। अब सरप्लस बीओपी का मतलब क्या है? जहां पे हमारे देश में हम बेच ज्यादा रहे हैं और खरीद कम रहे, तो वहां सरप्लस बीओपी। डेफिसिट बीओपी का मतलब है जहां पर हम लोग ज्यादा दे रहे हैं और ले कम रहे। करेक्ट। और थर्ड नंबर पे आता है इक्विलिब्रियम, मतलब जहां पर कोई भी चेंज नहीं है,
जितना आप एक्सपोर्ट कर रहे हो गुड्स एंड सर्विसेज को, उतना ही आप इंपोर्ट भी कर रहे हो गुड्स एंड सर्विसेज को। ये सिचुएशन हमेशा हर मार्केट को, हर देश को चाहिए ही होती है। आई होप इट इज फाइन विद यू। अब एक इंपॉर्टेंट लास्ट, ऑटोनॉमस ट्रांजेक्शन और एकोमोडेटिंग ट्रांजेक्शन, दो ट्रांजेक्शन होते हैं। इसके लिए मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दे रहा हूं, शॉर्ट है हमारे चैनल पे, जाके जरूर देख लेना, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, 2 नंबर में आता है। ठीक है, सो आज की वीडियो यहां पर हम समाप्त कर रहे हैं। और कुछ यार, बैलेंस ऑफ पेमेंट को अगर आप समझना चाहो तो बैलेंस ऑफ पेमेंट को सिर्फ एक बात से समझ सकते हो, आपने दूसरे देश में कितना सामान बेचा, दूसरे देश से कितना सामान खरीदा। तो जब आप दोगे ज्यादा और लोगे कम, उस केस में आपको लगेगा कि मैं डेफिसिट में हूं, मैं घाटे में हूं, भारत सरकार घाटे में चल रही है। और अगर आपको लगता है बेच ज्यादा रहे हो, इनफ्लो ज्यादा आ रहा है फॉरेन रिजर्व का, फॉरेन करेंसी का, वो आपके और मेरे दोनों के लिए अच्छी है, क्योंकि हमारे देश के लिए अच्छा है। जो हमारे लिए अच्छा है वो देश के लिए अच्छा है, जो देश के लिए अच्छा है वो हमारे लिए अच्छा है। बोलो हाँ, क्या कहते हो? इसीलिए इस टॉपिक को ज्यादा सीरियस लेवल पे नहीं, लेकिन एक अंडरस्टैंडिंग कॉम्प्लेक्स लेवल पे समझोगे ना, तो आपको ही समझ में आएगा, जिंदगी भर के लिए कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा आपका। कहीं भी बैठ के 4 लोगों के बीच में एकदम चौड़े होकर ये बातें कर सकते हो, और एकदम कैसे लोगोगे आप लोग, 1 नंबर के लोगों, क्या 1 नंबर के ज्ञानी व्यक्ति लोगों के, आचार्य चाणक्य टाइप, है कि नहीं है? तो इसलिए मैं कह रहा हूं, इसको पढ़ना नहीं है, इसको केवल समझ लेना है। एग्जाम के अंदर जाने से पहले एक रिवीजन मारो, और फिर देखो नंबर इस चैप्टर में कितने ब्रिलियंट आते हैं। कुछ बचा नहीं है, सबका सब हाँ खत्म। अपने भाई को बता देना कौन से चैप्टर पे अब आपको 1 शॉट चाहिए, मैं तैयार बैठा हूं, आपके कमांड के इंतजार कर रहा हूं। सो दोस्तों, मिलता हूं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक आप सब लोग स्वस्थ रहो, व्यस्त रहो, मस्त रहो। जय श्री राम।